मान लीजिए कि किसी शहर के बीचों बीच ना एक बहुत ही भव्य, ऐतिहासिक और मशहूर इमारत है। हाँ, मतलब कोई ऐसी जगह जो लिटरली उस शहर की पहचान बन चुकी हो। बिल्कुल, सालों से लोग उसे देखने आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर एक दिन उस इमारत को बनाने वाला आर्किटेक्ट खुद एक भारी भरकम बुलडोजर लेकर आता है और अपनी ही बनाई उस सबसे कामयाब इमारत को जड़ से ढा देता है। एग्जैक्टली। और जब लोग हैरानी से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मैं उस मलबे पर कुछ ऐसा गढ़ने जा रहा हूँ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये तो बहुत ही गहरा और विचलित कर देने वाला थॉट है ना? अपनी पुरानी और स्थापित पहचान को पूरी तरह से मिटाकर कुछ एकदम नया और खौफनाक गढ़ने की जो जिद है सिनेमा की दुनिया में, आज वो आर्किटेक्ट है सुपरस्टार यश और वो बुलडोजर है उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक। क्या बात है, ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि जब कोई कलाकार अपनी सबसे सुरक्षित जगह को खुद ही तबाह कर दे तो आम नजरों में वो एक बहुत बड़ी बेवकूफी लग सकती है। हाँ, ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि यार चल रही चीज को क्यों छेड़ना। बिल्कुल, लेकिन अगर हम सिनेमाई गणित के हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है जो इतिहास की दिशा ही बदल दे। स्थापित पैमानों को इस तरह से तोड़ना दर्शकों के दिमाग पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ता है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार ही यही मास्टर स्ट्रोक है। आज हम उस बुलडोजर और उस नई खतरनाक इमारत के ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं। मतलब आज हम पूरी तरह से टॉक्सिक की दुनिया में उतरने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत दिलचस्प है। फिल्मी इंडियन नाम के YouTube चैनल ने यश की इस फिल्म टॉक्सिक के टीजर की एक बेहद बारीक और विस्तृत समीक्षा की है। तो उसी के बेसिस पे हम डिकोड करेंगे। सही कहा। हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे महज 115 सेकंड का ये टीजर भारतीय सिनेमा के लिए एक नया हॉलीवुड स्तर का मानक स्थापित कर रहा है। और इसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी, जैसे एक्शन और विजुअल्स। बिल्कुल, हम इस गैंगस्टर ड्रामा के भीतर छिपे सुरागों, हॉलीवुड टेक्निक और सबसे बढ़कर परंपरा और प्रतिष्ठा की सीमाओं को चुनौती देने वाले उस तूफान को समझने की कोशिश करेंगे, जो यश के रॉकी भाई वाले किरदार से एकदम अलग है। हाँ, मतलब उसका एक बहुत ही डार्क इवोल्यूशन है। देखो, इस चर्चा का विषय ही अपने आप में ना एक चेतावनी जैसा है। टॉक्सिक फिल्म का नाम ही बता रहा है कि यहाँ कुछ भी सुरक्षित या सुखद नहीं होने वाला है। लिटरली टॉक्सिक मतलब जहरीला। हाँ, और जो रिव्यू हमारे सामने है वो स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा करता है कि ये सिनेमा सिर्फ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए नहीं रचा जा रहा है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? इसका उद्देश्य है दर्शकों को मानसिक रूप से झकझोरना और उन्हें असहज करना। बाप रे! तो चलिए बिना किसी देरी के इस टीजर की संरचना को खोलते हैं। फिल्मी इंडियन के उस रिव्यू में ना एक बहुत ही कमाल की बात पकड़ी गई है जो शायद आम दर्शक मिस कर दें। अच्छा, वो क्या है? अगर ध्यान दें तो टीजर की गति इतनी तेज रखी गई है कि 115 सेकंड के अंदर 115 अलग अलग सीन्स दर्शकों के सामने से गुजर जाते हैं। 115 सेकंड में 115 सीन्स, मतलब हर एक सेकंड में दृश्य बदल रहा है। बिल्कुल, मैं इसे एक ऐसी जिगसॉ पजल की तरह देख रही हूँ जिसके 115 टुकड़ों को एक साथ हवा में उछाल दिया गया है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सही है ना? जब वे टुकड़े हवा में होते हैं तो तस्वीर की विशालता और उसके डार्क रंगों का अंदाजा तो हो जाता है, लेकिन किसी के लिए भी ये पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि असल कहानी क्या है। हवा में उछाली गई पजल की ये बात इस रणनीति को समझने के लिए एकदम सटीक है, क्योंकि हर एक सेकंड में कट का मतलब कोई संयोग नहीं है। तो ये जानबूझकर किया गया है। ऑब्वियसली ये दर्शकों के अवचेतन मन यानी उनके सबकॉन्शियस माइंड पर एक तरह की सोची समझी सिनेमैटिक बमबारी है। बमबारी मतलब दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम ही मत दो। एग्जैक्टली। इंसानी दिमाग एक सेकंड में किसी जटिल दृश्य की पूरी जानकारी प्रोसेस नहीं कर पाता है। जब दृश्य इतनी तेजी से बदलते हैं ना, तो दिमाग तार्किक रूप से कहानी नहीं ढूंढता। तो फिर दिमाग क्या करता है उस वक्त? वो सिर्फ महसूस करने लगता है। निर्माता ये स्थापित कर रहे हैं कि उनके पास दिखाने के लिए इतनी विशाल दुनिया है कि किसी बड़े स्टार के पूरे करियर की वैरायटी आपको इस एक टीजर में मिल जाएगी। माय गॉड। हाँ, और ये मेड इन इंडिया सिनेमा को विश्व स्तर पर ले जाने की रणनीति का पहला और सबसे आक्रामक कदम है। और भव्यता और विशाल दुनिया की बात करें ना, तो रिव्यू में दृश्यों की विविधता पर बहुत जोर दिया गया है। वो तो दिख ही रहा है टीजर में। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि प्रशांत नील के सिनेमा को अक्सर कोयले की खान कहकर ट्रोल किया जाता था कि यार वहाँ सब कुछ सिर्फ डार्क होता है। हाँ, केजीएफ और सालार को लेकर ये शिकायत हमेशा रही है। बिल्कुल, लेकिन इस टीजर ने उस शिकायत को भी खत्म कर दिया है। इसमें ब्लैक डार्क सीन्स तो हैं, लेकिन साथ ही बैटमैन के जोकर जैसी एक साइकोटिक वाइब भी है।
जोकर वाली वाइब वो बहुत खतरनाक होती है। हाँ, और पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज जैसी रहस्यमयी ट्रेन, टनल है, आसमान में उड़ते विशाल जहाज हैं, समुद्र के नज़ारे हैं और यहाँ तक कि चीन और गोवा की लोकेशंस भी झलकती हैं। यार यहाँ ये समझना जरूरी है कि इतने अलग अलग लोकेशंस और वाइब्स को एक साथ पिरोना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर टोन मैच नहीं हुई तो मजाक बन जाएगा। सही कहा। अगर तकनीकी पकड़ मजबूत ना हो तो ये सब एक मजाक बन सकता है। लेकिन रिव्यूज बात की पुष्टि करता है कि इसका वीएफएक्स का काम उसी टीम द्वारा संभाला जा रहा है जो रामायण जैसी महाकाव्य फिल्म पर काम कर रही है। ओहो, मतलब बजट और स्किल की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, और इसमें एक ऑस्कर जीतने वाली कंपनी की विशेषज्ञता भी शामिल है। ये सुनकर ना मुझे आदिपुरुष याद आ गई। वीएफएक्स का विश्व स्तरीय होना आजकल कितना अहम हो गया है, ये हमने हाल ही में देखा है। हाँ, आदिपुरुष तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आदिपुरुष जैसी तकनीकी विफलताओं से इंडस्ट्री ने आखिरकार सबक ले लिया है? बिल्कुल, उस विफलता ने कड़ा सबक दिया है। जब तकनीक कमजोर होती है ना, तो पर्दे पर दिखने वाला नकलीपन दर्शकों को कहानी की दुनिया से बाहर फेंक देता है। मतलब आपका जो इल्यूजन है वो टूट जाता है। हाँ, लेकिन जब एक ऑस्कर विजेता कंपनी शामिल होती है तो वीएफएक्स सिर्फ बैकग्राउंड नहीं रहता, वो दुनिया को असली बना देता है। बेहतरीन वीएफएक्स का असली कमाल यही है कि दर्शक ये भूल जाए कि वो कंप्यूटर ग्राफिक्स देख रहा है। वो उस दुनिया में पूरी तरह से खो जाए। और ये अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की मोहर है जो दर्शकों को इस डार्क दुनिया पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देगी। और इस पूरी विजुअल दुनिया को जो चीज एक सूत्र में बांधती है ना, वो है रवि बसरूर का संगीत। रवि बसरूर तो वैसे दी हक में लाउड और इम्पैक्टफुल म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। हाँ, लेकिन रिव्यू ये साफ करता है कि इसका बैकग्राउंड स्कोर एक आम फिल्म संगीत की तरह बिल्कुल नहीं है। ये कोई मेलोडी नहीं है, बल्कि ये एक धमकी की तरह महसूस होता है। धमकी मतलब म्यूजिक के जरिए थ्रेट क्रिएट करना। संगीत के पीछे का विज्ञान यहाँ बहुत काम आता है। विज्ञान? वो कैसे? देखो, जब संगीत में मेलोडी के बजाय थ्रेट यानी खतरे का एहसास होता है, जैसे लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स या अजीब सी कर्कश ध्वनियां, तो वो सीधे इंसानी नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है। सच में? मतलब ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है? हाँ, ये एक जैविक प्रतिक्रिया है। ये संगीत दर्शकों के दिमाग को ये संकेत देता है कि स्क्रीन पर जो दुनिया है ना, वो उनके लिए सुरक्षित नहीं है। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल खेल है। बिल्कुल, ये टॉक्सिक माहौल को बिना एक भी शब्द बोले स्थापित करने का सबसे अचूक तरीका है। इतनी भव्य और डरावनी दुनिया तो बना दी गई, लेकिन अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस दुनिया के केंद्र में है, यश, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा यूनिवर्स बुना गया है। हाँ। और यहीं पर वो शुरुआत वाली बुलडोजर वाली बात सबसे ज्यादा सच साबित होती है। टीजर में यश ने अपनी वो आइकॉनिक केजीएफ वाली दाढ़ी हटा दी है। यार, ये तो बहुत बड़ा कदम है ना? ये उन आलोचकों के लिए एक करारा जवाब माना जा रहा है जो ये दावा करते थे कि यश का करियर और उनका स्टारडम सिर्फ उनके उस खास लुक पर टिका हुआ है। देखो, सिनेमा के इतिहास में जब भी किसी अभिनेता का कोई खास लुक इतना लोकप्रिय हो जाता है, मतलब एक कल्ट बन जाता है, तो अक्सर वो लुक उस स्टार का मालिक बन जाता है। मतलब एक्टर अपने ही लुक का गुलाम हो जाता है। बिल्कुल, अभिनेता उसी में कैद होकर रह जाता है क्योंकि वो एक सुरक्षित जोन होता है। उसे बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह है। लेकिन मुझे यहाँ ना एक बात खटक रही है। रॉकी भाई कोई आम किरदार नहीं था यार। हाँ, उसने पूरे बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था। उस दाढ़ी और उस स्वैग ने पूरी पीढ़ी को दीवाना बनाया था। क्या एक अभिनेता के लिए अपनी ही सबसे सफल और चहेती छवि को इतनी जल्दी तोड़ देना एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? ब्रिस तो है ऑब्वियसली। ये तो उसी सोने के महल को आग लगाने जैसा हुआ जिसे आपने सालों की मेहनत से बनाया हो। जोखिम तो निस्संदेह बहुत बड़ा है, लेकिन एक कलाकार के विकास के लिए ये जरूरी भी है। अगर यश उसी छवि में बंधे रहते तो वो महज एक टाइपकास्ट अभिनेता बनकर रह जाके। लोग उनसे सिर्फ एक ही तरह के हाव भाव की उम्मीद करते। बिल्कुल, दाढ़ी हटाकर और अपनी स्थापित छवि को पूरी तरह से नष्ट करके वो ये साबित कर रहे हैं कि उनका स्टारडम उनकी एक्टिंग स्किल्स और स्क्रीन प्रेजेंस पर निर्भर है, ना कि सिर्फ उनके चेहरे के बालों पर। ये बात तो है। ये जोखिम दरअसल उन्हें एक एक्शन हीरो से एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित करने की एक सोची समझी रणनीति है। और चौंकाने वाली बात ये है कि उन्होंने सिर्फ दाढ़ी ही नहीं हटाई है। रिव्यू के अनुसार अगर उस तेज गति वाले टीजर को स्लो मोशन में देखा जाए ना, तो यश के 5 से 6 अलग अलग लुक्स नजर आते हैं। 5 से 6 लुक्स? हाँ, एक ही टीजर में। हाँ। कभी उनके बाल लंबे हैं, कभी एकदम छोटे, और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अजीबोगरीब टैटू हैं। ये तो बहुत ही रहस्यमयी लग रहा है। लेकिन इन सब से परे जो चीज सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करती है
वो है टीजर के आखिरी 20 सेकंड का सस्पेंस। वहां एक भयानक और क्रूर विलेन का ट्रांसफॉर्मेशन सामने आता है जो किसी काले जादू या ब्लैक मैजिक जैसा प्रभाव छोड़ता है। वो ब्लैक मैजिक वाला प्रभाव महज एक विजुअल ट्रिक नहीं है, मैं बता दूं। तो वो क्या है? वह दर्शकों के मन में एक आदिम डर या प्राइमल फियर पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। और जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रिव्यू में उभर कर आता है ना, एक्स फैक्टर मतलब वो चीज जो फिल्म को सबसे अलग बनाती है? हाँ, वह है राया बनाम रूमी का संघर्ष। अच्छा, राया और रूमी है, और दूसरी तरफ रूमी है जिसका इंट्रोडक्शन ही किसी जंगली आग की तरह बताया गया है जो सब कुछ भस्म कर देना चाहता है, वाइल्ड फायर की तरह। हाँ, तो क्या ये एक बाप बेटे की कहानी है या जुड़वा भाइयों का कोई ट्विस्ट है? यही तो एक मनोवैज्ञानिक पहेली है। जब एक ही अभिनेता दो अलग-अलग लेकिन समान रूप से अत्यधिक हिंसक रूप में सामने आता है तो वो दर्शकों के दिमाग को चुनौती देता है। मतलब दर्शक सोचते रह जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अगर ये बाप बेटे का संघर्ष है ना, तो ये पीढ़ीगत हिंसा या जेनरेशनल वायलेंस की एक बहुत ही डार्क कहानी होगी। जेनरेशनल वायलेंस मतलब हिंसा बाप से बेटे में ट्रांसफर हो रही है। बिल्कुल। और अगर ये जुड़वा भाइयों या एक ही इंसान के दो अलग-अलग व्यक्तित्वों की कहानी है, मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी, तो ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बन जाता है। दोनों ही सूरतों में ये एक पारंपरिक हीरो विलेन की कहानी से बहुत आगे की चीज लग रही है। बहुत आगे की चीज है। जब एक फिल्म में इतने हिंसक और जटिल किरदार हों तो जाहिर है कि उस हिंसा को पर्दे पर उतारने का तरीका भी आम नहीं हो सकता। ऑब्वियसली उसमें भी कुछ नयापन चाहिए होगा। और यहीं पर एक्शन का एक नया व्याकरण सामने आता है। रिव्यू में हॉलीवुड के दिग्गज एक्शन डायरेक्टर जे पेरी का नाम प्रमुखता से लिया गया है। जे पेरी? अरे वाह, ये वही इंसान है जिन्होंने जॉन विक, अवतार और मार्वल की फिल्मों के एक्शन को डिजाइन किया है। जे पेरी का जुड़ना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि टॉक्सिक में एक्शन का मतलब सिर्फ शोर शराबा नहीं होगा। हाँ, अक्सर तो हमारी फिल्मों में हवा में गाड़ियां ही उड़ती हैं। वही ना, भारतीय सिनेमा में अक्सर मास एक्शन का मतलब होता है मशीन गन से हजारों गोलियां बरसाना। छी। लेकिन पेरी की विशेषज्ञता हैंड टू हैंड कॉम्बैट में है। क्या आप इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट और पारंपरिक एक्शन के बीच के फर्क को थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकते हैं? मतलब ये दर्शकों को अलग तरह से कैसे प्रभावित करता है? जरूर। देखो, जब स्क्रीन पर कोई मशीन गन से गोलियां चलाता है तो मरने वाले और मारने वाले के बीच एक दूरी होती है। हाँ, वो दूर से ही मार देता है। दर्शक उस एक्शन को बस एक तमाशे की तरह देखता है। लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी नंगे हाथों से होने वाली लड़ाई में क्रूरता का सीधा एहसास होता है। मतलब वो बहुत पर्सनल हो जाता है। बिल्कुल। जब कोई किरदार अपने हाथों से किसी की हड्डी तोड़ता है या उसे मारता है तो उसमें पसीना, खून और व्यक्तिगत नफरत शामिल होती है। अरे बाप रे, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये दर्शकों को असहज करता है क्योंकि हिंसा बहुत करीब और वास्तविक लगती है। जब एक्शन में मौत बांटने के नए और रचनात्मक तरीके शामिल हो जाते हैं तो वो महज एक्शन नहीं रहता। तो वो क्या बन जाता है? वो हिंसा की एक डरावनी कला बन जाता है। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। लेकिन एक पल रुकिए, इस खौफनाक, हिंसक और क्रूर दुनिया को कोरियोग्राफ कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एक महिला। फिल्म की डायरेक्टर हैं गीतू मोहनदास। अच्छा, गीतू मोहनदास। हाँ, इन्होंने इससे पहले मुथोन जैसी एक गंभीर और इंडी फिल्म बनाई थी। एक सुपरस्टार अपनी वापसी के लिए और इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए एक इंडी डायरेक्टर को चुनता है, ये फैसला बहुत कुछ कहता है। देखो, इंडी सिनेमा यानी स्वतंत्र सिनेमा अक्सर बड़े बजट और मसालों पर निर्भर नहीं होता है। हाँ, वह कहानी पर ज्यादा जोर होता है। उसका पूरा जोर किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराई, इंसानी भावनाओं और यथार्थवाद पर होता है। यश का गीतू मोहनदास को चुनना एक बहुत ही रणनीतिक फैसला है। रणनीतिक कैसे? क्योंकि अक्सर बड़ी मास फिल्मों में भव्यता तो होती है, लेकिन कहानी या किरदारों की गहराई, जिसे हम क्लास कहते हैं, वो गायब होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक इंडी फिल्म डायरेक्टर और एक ग्लोबल एक्शन डायरेक्टर का ये कॉम्बिनेशन भारतीय सिनेमा में मास और क्लास के बीच की उस सदियों पुरानी दीवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा? ये एक दुर्लभ और खतरनाक प्रयोग है यार। गीतू मोहनदास का निर्देशन इस बात की गारंटी देता है कि किरदारों के भीतर एक गहरी मानसिक उलझन होगी। वो सिर्फ वन डायमेंशनल नहीं होंगे। बिल्कुल, वे सिर्फ कठपुतलियां नहीं होंगे बल्कि असली डरावने इंसान होंगे। और जे पेरी उस मनोवैज्ञानिक उलझन को एक विश्व स्तरीय यथार्थवादी एक्शन के रूप में उतारेंगे। मतलब जब एक लार्जर देन लाइफ किरदार को एक इंडी डायरेक्टर का यथार्थवाद मिलता है तो वो किरदार भगवान से इंसान बन जाता है। और एक इंसान की क्रूरता हमेशा ज्यादा डरावनी होती है।
और शायद एक महिला डायरेक्टर के नजरिए का ही असर है कि रिव्यू महिला किरदारों के एक बहुत ही डार्क और खौफनाक पहलू की बात करता है। अच्छा, महिलाओं के किरदार भी डार्क हैं। हाँ, इसमें कहा गया है कि टॉक्सिक की हीरोइनें सिर्फ शोपीस या बचाए जाने वाली अबला नारी नहीं होंगी, वे बार्बी डॉल से एनाबेल में बदल रही हैं। एनाबेल, वो भूतिया गुड़िया वाली एनाबेल। लिटरली वही। हीरो को हीरोइन से रोमांस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उससे डरना पड़ेगा। वे ब्यूटी विद ब्रेन की जगह ब्यूटी विद पेन लेकर आएंगी। ये मेंटल हॉरर वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत ही नया लगता है। ये भारतीय सिनेमा के पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढांचे को पूरी तरह से उलटने वाली बात है। हाँ, जहाँ हीरो हमेशा हीरोइन को बचाता है। दशकों से मास फिल्मों में अभिनेत्रियों को या तो एक ग्लैमरस उपस्थिति के रूप में इस्तेमाल किया गया है या फिर एक ऐसे किरदार के रूप में जिसे हीरो गुंडों से बचाता है। लेकिन जब महिला किरदार खुद हिंसा या मानसिक खौफ का केंद्र बन जाती है तो दर्शक की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। बिल्कुल, जो एक सुरक्षित उम्मीद लेकर वो थिएटर में जाते हैं वो पूरी तरह से टूट जाती है। शारीरिक हिंसा का असर कुछ देर रहता है, लेकिन मेंटल हॉरर यानी मनोवैज्ञानिक खौफ आपके दिमाग के साथ खेलता है और वो सिनेमा घर से बाहर निकलने के बाद भी लंबे समय तक याद रहता है। एग्जैक्टली। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? जब कोई फिल्म सिनेमा की इतनी सारी बाउंड्री पुश कर रही हो, इतनी क्रूर शारीरिक हिंसा, मेंटल हॉरर, डार्क थीम्स और इतनी खतरनाक महिला किरदार, तो जाहिर है कि समाज और व्यवस्था से उसका सीधा टकराव होगा।